हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 34 को। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे चैनल पे 2K सब्सक्राइबर तुरंत ही करवा दिए। तो आगे भी ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्हो वर्सेस कार्गलान का फाइट, जो फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन आखिर में जिन्हो उस डेंजन के बॉस को मार देता है और उस डेंजन के बॉस को मारने के बाद उसे अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। उस डेंजन बॉस के शैडो सोल्जर बनने से जिन्हो की टीम और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और एपिसोड 33 के लास्ट में हमने देखा था जिन्हो अपना रैंक लेने के लिए एसोसिएशन हंटर के बिल्डिंग में चला जाता है और जिन्हो को लेने चेयरमैन गोगन ही खुद आते हैं। और एपिसोड 33 की यहीं पर एंड हो गई थी। तो अब हम देखते हैं यहाँ से आगे की कहानी को। चेयरमैन गो गनहिंग के साथ जिन्हो जब अंदर चला जाता है तो उसे देखकर ली मिनसंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये लड़का है कौन जिसे चेयरमैन खुद ही लेने आए। जल्दी से इस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, आखिर मैं भी तो देखूं कि ये है कौन। जिसके बाद ली मिनसंग कहता है कि अब मैं इन रिपोर्टर्स का मूड कैसे चेंज करूं। इन सब का ध्यान तो उस लड़के की तरफ चला गया। ली मिनसंग कहता है चलो इन रिपोर्टर्स को न्यू खबर देते हैं। जिसके बाद ली मिनसंग उनसे चिल्लाते हुए कहता है मैं अपनी रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। वो रिपोर्टर से कहता है मैं अंदर एसोसिएशन वालों से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर मेरा वेट करो। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, दरवाजे के पास मिस्टर वू जिन और साथ ही उसके कई सारे टीममेट्स खड़े होते हैं। वो लोग ली मिनसंग को अंदर नहीं जाने देते हैं। मिस्टर वू जिन ली मिनसंग से कहते हैं इस वक्त एक खास हंटर बिल्डिंग के अंदर है जिस हंटर की रीएवोल्यूशन हो रही है, इसलिए 11 बजे से पहले तुम इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते हो। जब वो बिल्डिंग से बाहर आएगा तभी तुम अंदर जा सकते हो, इसलिए अपनी बारी का वेट करो। ली मिनसंग अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखता है। इस वक्त 10:30 बजे हुए थे। वो टाइम देखकर कहता है अभी भी 30 मिनट बचे हुए हैं। इसने कहा कि 11 बजे मेरी बारी आएगी। क्या ये उसी लड़के के बारे में बात कर रहा था जो मुझसे पहले अंदर गया है? ली मिनसंग मिस्टर वू जिन से कहता है मेरी एवोल्यूशन का टाइम 11 बजे का है और मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं और वो सब मुझे ही देख रहे हैं। चेयरमैन गोगन ही मेरे बारे में जानते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तुम मुझे अंदर जाने दो। ली मिनसंग आगे बढ़ता है और मिस्टर वू जिन से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम ली मिनसंग है, मैं एक सुपर स्टार हूँ। जिस पर मिस्टर वू जिन उससे कहते हैं अगर तुम्हें 11 बजे का वक्त दिया गया है तो तुम 11 ही बजे इंटर हो सकते हो, उससे पहले हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। जिस पर ली मिनसंग फिर से उससे कहता है क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी एसोसिएशन वालों को यूजिन आर्किटेक्चर वाले बहुत पैसे देते हैं और मेरे पापा यूजी आर्किटेक्चर के वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी खड़े हैं जिनके पास कैमरा है और कैमरा अभी लाइव में है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक लोगे ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो कहता है अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो इसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम फेस कर पाओगे। जिस पर मिस्टर वू जिन कहते हैं जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये सुनकर ली मिनसंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो? क्या वो हंटर इतना ज्यादा खास है कि उसके इस बिल्डिंग में होते हुए मैं अंदर नहीं जा सकता? मिस्टर वू जिन अपना चश्मा उतारते हैं और ली मिनसंग की तरफ घूरते हुए देखते हैं। मिस्टर वू जिन उससे कहते हैं अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। ली मिनसंग मिस्टर वू जिन की आंखें देखकर डर जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें एसोसिएशन का अंदर का दिखाया जाता है। जिन्हो चेयरमैन के साथ चलता हुआ अंदर जा रहा होता है, जबकि वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर और हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर सर झुकाए खड़े होते हैं। चेयरमैन जिन्हो से कहते हैं ये दोनों यहाँ पर 1 घंटा पहले ही आ गए हैं। ये लोग 1 घंटे पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरे 2 साल के बाद तुम वो पहले इस रैंक के हंटर बनने वाले हो, क्योंकि पिछले 2 साल से इस रैंक का हंटर सामने नहीं आया है और चोई जोंग ने तो तुम्हारी पावर को अपने आंखों से देखा है, इसलिए वो तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करना चाहता है। चेयरमैन जिन्हो को लेकर एक बहुत बड़े से हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी पहले से ही खड़ा होता है और उसके हाथ में एक पेपर होता है। वो आदमी जिन्हो से कहता है इससे पहले कि हम तुम्हारी रीएवोल्यूशन करें और तुम्हें एक रैंक दे, उससे पहले हमें एक डिसाइड करना होगा कि तुम्हें हंटर की कौन सी क्लास में रखा जाए, तुम्हारे पास कौन कौन सी एबिलिटीज है और तुम कौन सी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। तुम जरा अपनी एबिलिटीज को हमें दिखाओ। तभी जिन्हो एक साइडो को बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये देखकर चेयरमैन और वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो आदमी जिन्हो से कहता है क्या ये एक समन क्रिएचर है? क्या तुम इस तरह के और भी ज्यादा क्रिएचर्स को निकाल सकते हो? चेयरमैन जिन्हो से कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हारी फुल एबिलिटीज है, तुम एक साथ कितने सारे क्रिएचर्स को बुला सकते हो। जिन्हो मन ही मन सोचते हुए ये कहता है वैसे भी इस एबिलिटीज के बारे में सबको पता चल ही गया है,
इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस एबिलिटी को और छुपाना चाहिए। चलो मैं इन लोगों को दिखाई देता हूँ। जिसके बाद जिन्हो अपने बाकी के शैडोज को भी बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। यूनहू और चोई जोंग जो कि बाहर खड़े होते हैं, वो दोनों भी इस एनर्जी को महसूस करते हैं। इस एनर्जी को महसूस करके वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हो उन दोनों को बताता है कि मैं ऐसे क्रिएचर्स 170 से ज्यादा निकाल सकता हूँ। रैंक एवोल्यूशन वाला आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम एक पूरी आर्मी को बुला सकते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल एनर्जी है और मुझे पक्का यकीन है ये एनर्जी संग जिन्हों से ही आ रही है। लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तब उसके पास इतने ज्यादा मैजिकल एनर्जी नहीं थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और जिन्हो अपने हाथ में अपना लाइसेंस लेकर बाहर आता है। जिन्हो के लाइसेंस के ऊपर उसका नया रैंक दिखाया जाता है जो कि होता है एस रैंक। अब से जिन्हो भी एक एस रैंक का हंटर है। यूनहू जिन्हो से कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, हमें तुमसे बात करनी है। जिस पर जिन्हो उनसे कहता है नहीं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दोनों गिल्ड मास्टर जिन्हो से कहते हैं अगर हम तुम्हारी जगह पर होते तो इस दरवाजे से कभी भी बाहर नहीं जाते। जिन्हो उनकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचते हुए कहता है कहीं इन लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाया है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि अगर मैं इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा तो ये लोग मुझे अपने गिल्ड में नहीं लेंगे। जिन्हो उनकी बात नहीं सुनता है और दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। जिन्हो जैसे ही बाहर जाता है सामने बहुत ही सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। जिन्हो उन सबको देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन उसको इस बारे में नहीं पता होता है कि ये वीडियो लाइव चल रही है और हर न्यूज चैनल पे सिर्फ उसी का चेहरा दिखाया जा रहा है। उसी टाइम हमें जिन्हो के बहन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियां जिन्हो की बहन से कहती है जिन्हा ये देखो तुम्हारा भाई टीवी पर आ रहा है और इस टाइम लाइव न्यूज चल रही है। जिन्हा उनसे कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरा भाई एक एस रैंक का हंटर बन गया है, आखिर ये कैसे होगा, वो तो एक ई रैंक का हंटर था। जिसके बाद हमें जिन्हो के बाहर निकलने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली मिन संग सारे रिपोर्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अगर मुझे एक लो रैंक मिलता है तो इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज अपने रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, मैं एक्ट्रेस का बिजनेस छोड़ रहा हूँ और आज के बाद मैं सिर्फ हंटर का काम करूंगा। मैं डेंजन्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर से फाइट करूंगा और लोगों को बचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद मैं सिर्फ यही काम करूंगा। और ये रिपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर होती है कि शोपीस का स्टार एक हंटर बनने वाला है और हंटर बनने के बाद वो एक्ट्रेस की जॉब छोड़ने वाला है। वो सारे रिपोर्टर्स ली मिनसंग के रिपोर्ट को ही कवर कर रहे होते हैं। ली मिनसंग उनके सामने बहुत ही स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है जल्दी से मेरी पिक्चर्स लो और मेरी रेटिंग बढ़ा दो, क्योंकि मैं शोपीस से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फेमस कर दो। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है ये सब लोग तो बेवकूफ़ है, मुझे पहले से ही अपना ए रैंक मिल चुका है और मैंने रीपर गिल्ड को ज्वाइन भी कर लिया है। ये सारा नाटक तो सिर्फ मैंने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए करवाया है, मुझे अपना रैंक तो 2 साल पहले ही मिल चुका था। ली मिनसंग अपनी आंखें बंद कर उन सारे रिपोर्टर्स की तरफ खड़ा होता है और कहता है ये सारे रिपोर्टर्स काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं और ये सिर्फ मेरी ही पिक्चर्स ले रहे हैं, मैं तो आज के बाद बहुत फेमस हो जाऊंगा। वो रिपोर्टर से कहता है चलो जल्दी जल्दी मुझे फेमस कर दो। लेकिन उसी टाइम उसके कान में आवाज पड़ती है। एक रिपोर्टर कहता है क्या सच में एक एस रैंक का हंटर आज एवोल्यूट हुआ है। वहाँ पर सभी रिपोर्टर्स को फोन आना शुरू हो जाती है। उनको अपने अपने रिसोर्सेज से पता चलता है एसोसिएशन ने आज एक हंटर को एस रैंक दिया है और वो हंटर अभी भी एसोसिएशन बिल्डिंग के अंदर है। उन सभी रिपोर्टर्स में एक शोर मच जाता है। वो सारे एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं क्या ये सच है, क्या साउथ कोरिया का 10वां हंटर जो कि एक एस रैंक का हंटर है उसे अनाउंस कर दिया गया है। और साथ ही वो रिपोर्टर हंटर एसोसिएशन के वेबसाइट को भी चेक करते हैं जहां पर जिन्हो के डिटेल्स को अपडेट कर दिया गया था। वो लोग उस वेबसाइट में जिन्हो का डिटेल्स देखकर कहते हैं ये तो सच में एक एस रैंक का हंटर है और ये वही लड़का है जो कि थोड़ी देर पहले चेयरमैन गो गन हिंग से अंदर गया था। वो सारे रिपोर्टर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसीलिए मॉनिटरिंग डिवीजन वालों ने कहा था आज एसोसिएशन वाले बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। हमें लगा था वो शायद ली मिनसंग की वजह से बिजी हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और थी। इसका मतलब एवेल्यूएशन रूम एस रैंक हंटर के लिए बुक था, ना कि ली मिनसंग के लिए। और साथ ही वो सारे रिपोर्टर्स ली मिनसंग को छोड़कर सामने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ली मिनसंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गेट के सामने मिस्टर वू जिन और उसकी पूरी टीम खड़ी होती है और वो
रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। रिपोर्टर्स उनसे कह रहे होते हैं कि हमें अंदर जाने दो, हमें एस रैंक के हंटर के साथ इंटरव्यू लेना है। ली मिनसंग वहीं पर पीछे बैठ जाता है और कहता है, ये क्या, एक एस रैंक के हंटर को भी आज ही यहाँ पर आना था? उसने तो मेरा सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। वही रिपोर्टर जो कि ली मिनसंग के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, वो उसे बता रहा होता है कि आज की न्यूज की हेडलाइन ये होगी। वो रिपोर्टर उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और साथ ही वो अपने न्यूज टीम वालों से बात करते हुए उनसे कहता है आज की हेडलाइन चेंज कर दो, ली मिनसंग को छोड़ो और एस रैंक के हंटर के बारे में लिखो। और ली मिनसंग वहीं पर अकेला बैठा रह जाता है। उसी टाइम हमें माइनिंग टीम के कैप्टन का सीन दिखाया जाता है। वो भी अपने मोबाइल पे न्यूज देख रहे होते हैं। वो सारे लोग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जिन्हों आंखें टीवी पर क्या कर रहा है। तभी वही आदमी आता है जिसे जिन्हों ने आंखें दिखाई थी। वो आते ही कैप्टन से कहता है, मुझे पता था, जब उसने मुझे आंखें दिखाई थी तभी मुझे लगा था वो एक किलर है, वो एक मर्डरर है। मुझे देखने दो कि उसने कितना बुरा किया था, आज उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आखिरकार आज उसे हंटर एसोसिएशन वालों ने कैद कर लिया है। सारे माइनिंग टीम कैप्टन के पास आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग न्यूज देखते हैं उन्हें पता चलता है कि जिन्हों को एक एस रैंक का हंटर बना दिया गया है, और वही आदमी जिसे जिन्हों ने आंखें दिखाई थी वो सूख जाता है। जबकि सेम टाइम पर जूही भी अपने घर पे बैठे न्यूज देख रही होती है, और मिस्टर सॉन्ग भी न्यूज देख रहे होते हैं। यूजिन के फादर भी न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज देखकर उन्हें पता चलता है कि जिन्हों को एस रैंक का हंटर बना दिया गया है, जो कि एक मेज क्लास का हंटर है। यूजिन भी उनके सामने बैठा होता है। जिन के फादर उसे कहते हैं, क्या तुमने उसे हमारे गिल्ड के लिए मना लिया? जिस पर जिन अपने फादर से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे नहीं मना सका। मैंने उससे बात की थी, लेकिन वो अपना खुद का गिल्ड बनाना चाहता है, और उसने मुझे अपने गिल्ड में वाइस मास्टर का पोजीशन ऑफर किया है। वो चाहता है कि मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट बनूं। जिनके फादर पहले तो उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, फिर साथ ही हल्का सा मुस्कुराते हुए जिन से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैंने गिल्ड बनाने का क्यों सोचा? जिस पर जिन कहता है कि मुझे लगता है कि पैसों के लिए। फादर के जिन कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है। थोड़े से पैसों के लिए मैं एक गिल्ड बनाकर बाकी सारे गिल्ड से दुश्मनी नहीं कर सकता हूँ। जिस पर जिन अपने फादर से पूछता है, तो फिर आपने गिल्ड बनाने का क्यों सोचा? जिस पर जिन के फादर उससे कहते हैं, मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया है। जिन के फादर जिन से कहते हैं, हंटर्स की पावर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक के हंटर बनते जा रहे हैं, जिनकी पावर एक कंट्री से भी ज्यादा होती है। इस रैंक के हंटर के अलावा कुछ ऐसे हंटर्स भी हैं जिन्हें वर्ल्ड लेवल हंटर कहा जाता है, जो कि पूरी नेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो नेशन को तबाह भी कर सकते हैं और उसे फिर से बना भी सकते हैं। और कुछ छोटे कंट्रीज में तो इस रैंक के हंटर्स को किंग बना दिया गया है और उन्हें किंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि कितने सालों तक गवर्नमेंट और एसोसिएशन वाले हमें सेफ रख सकते हैं? हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं इसीलिए एक गिल्ड क्रिएट करना चाहता था, ताकि हमें भरोसेमंद कुछ हंटर्स मिल सके जो कि एस रैंक के हो या फिर पावरफुल हो, ताकि टाइम आने पर वो हमारी हिफाजत कर सके, हम सबको सेफ रख सके और ना वो पैसों के पीछे भागे। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने एक ऐसा ही हंटर ढूंढ लिया है। जिन वो बिल्कुल वैसा ही है, तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है। मैं गिल्ड की जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। तुम अब गिल्ड के मास्टर बन सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने गिल्ड में हंटर को हायर करो और तुम ऐसे हंटर्स को ढूंढ कर लाओ जिन पर तुम भरोसा कर पाओ, क्योंकि बहुत ही जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जब पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा और तब सिर्फ हंटर्स ही काम आएंगे जो कि तुम्हारे भरोसे लायक हो। जिन अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है और साथ ही अपने फादर को कहता है, लेकिन मुझे अब अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनना है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं जिनों के गिल्ड का वाइस मास्टर बनना चाहूँगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 34 की एंड होती है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। इसी मंथ में हमें 10 के सब्सक्राइबर क्रॉस करने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस वीडियो पे 1 के लाइक का एम है, तो प्लीज़ कंप्लीट करा देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 35 को स्टार्ट करते हैं। जिन वो अभी भी एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। जिन वो रिपोर्टर्स को देखकर कहता है, आखिर ये लोग मेरी पिक्चर्स क्यों ले रहे हैं? इन्हें तो ली मिन संग की पिक्चर लेनी चाहिए। ये लोग तो उसके लिए यहाँ पर आए थे। उसी टाइम उन रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर जिनवो से सवाल पूछता है, जिनवो पहले तुम तो एक ई रैंक के हंटर थे और तुम एसोसिएशन के लिए काम करते थे। अब तुम्हें कैसा लग रहा है डबल अवेकनिंग होने के बाद जब तुम एस रैंक के हंटर बन गए हो? इसके बारे में हमें कुछ बताओ। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर आगे बढ़ते हैं
और जिन्हो से कहते हैं अगर तुम इनके साथ यहीं पर बातें करते रहोगे तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे, चलो मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊंगा। गिल्ड मास्टर जैसे ही जिन्हो के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं तभी जिन्हो बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वोल्केन अपने कुर्सी से गायब हुआ था। जिन्हो भी इस टाइम अभी वही स्किल इस्तेमाल कर रहा होता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर रिपोर्टर्स के पीछे देखते हैं तो जिन्हो वहाँ पर खड़ा होता है। वो सारे के सारे रिपोर्टर्स और गिल्ड मास्टर जिन्हो को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्पीड के साथ वहाँ पर पहुंचा था कि वहाँ पर कोई भी उसे देख ही नहीं पाता है। ये देखकर चोई जोंग कहता है ये तो एक मेज क्लास का हंटर है, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा स्पीड है, ये तो एक एसोसिएशन टाइप बन सकता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपने बीस्ट मोड में आते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं अपने बीस्ट मोड में भी उसे नहीं देख पाया। यूनहू कहते हैं कि मुझे पता है कि जिन्हो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। अभी अभी जो उसने स्किल इस्तेमाल की जिससे कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने बीस्ट मोड में भी उसे फॉलो नहीं कर पाया। वो पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और इस टाइम उसके पास अभी जितनी भी पावर और स्पीड है, मुझे लगता है कि वो अभी हम दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गिल्ड मास्टर के गिल्ड मास्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? क्या इसकी डबल अवेकनिंग सालों पहले हो गई थी? लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इसकी डबल अवेकनिंग हुई है। जिन्हो एक ऐसा हंटर है जो कि ग्रो कर सकता है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सेम टाइम पर यही ब्रेकिंग न्यूज वाशिंगटन में भी चलाई जा रही थी, जहां पर हॉस्पिटल में बैठा हुआ डांसू ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। डांसू जिन्हो को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डांसू कहता है ये तो अभी तक जिंदा है, इसकी मौत तो मेरे ही हाथों से लिखी हुई है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और जिन्हो एक सेलिंग सेंटर पर जाता है जहां पर वो अपने रेड मैजिकल स्टोन को बेचने जाता है। वहां के मैनेजर उस रेड क्रिस्टल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जिन्हो से कहते हैं मैं ये काम सालों से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्रिस्टल मैंने कभी भी नहीं देखा है। जिसके बाद वो उस क्रिस्टल को चेक करने के बाद कहते हैं ये तो सच में मैजिकल पावर को 2 गुना बढ़ा देता है। मैनेजर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास पहले से जितने भी ऐसे स्टोन्स या क्रिस्टल है जो कि मैजिकल पावर को सिर्फ 50% ही बढ़ाता है, लेकिन ये तो मैजिकल पावर को 100% तक बढ़ा सकता है। अगर चोई जोंग को इसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि वो एक फायर टाइप मेज है, वो तो यहाँ पर पैसों की बैग लेकर भागता आएगा। मैनेजर जिन्हो से पूछते हैं तुम्हें ये कहाँ पर मिला, जिस पर जिन्हो उनसे कहता है कि मुझे ये डेंजन पर मिला। जिस पर मैनेजर जिन्हो से कहता है हाँ ऐसा आर्किटेक्चर हमेशा डेंजन के अंदर ही मिलता है। मैनेजर जिन्हो से कहता है क्या तुम यहाँ पर रख कर इसे ऑप्शन पे बेचना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम्हें बहुत ही अच्छी प्राइस मिल सकती है। जिस पर जिन्हो कहता है मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। जिन्हो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी डीमन काशिल को क्लियर करना है ताकि मैं अपनी मोम को उस पोशन को पिलाकर ठीक कर पाऊँ, लेकिन वहाँ की हीट से बचने के लिए मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स चाहिए। जिन्हो मैनेजर से पूछता है क्या आपके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि स्पेशल बॉडी आर्मर्स हैं जो कि मुझे आग से बचा सके। मैनेजर जिन्हो की बात सुनकर हैरान हो जाता है। मैनेजर जिन्हो से कहता है क्या ऐसे इक्विपमेंट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है? जिस पर मैनेजर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, तुम मेरे साथ आओ। जिन्हो उनसे कहता है मुझे ऑनलाइन तो ऐसा कुछ नहीं मिला। जिस पर मैनेजर कहता है एलिमेंट रजिस्टर वाले जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं हम उन्हें ऑनलाइन सेल में नहीं डालते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और लोग उन्हें खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे आर्मर को ढूंढना मुश्किल नहीं है, हमारे पास पहले से ही काफ़ी पड़े हुए हैं। मैनेजर जिन्हो को अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं जहां शीशे के बने हुए बॉक्स के अंदर बहुत सारे आर्मर्स रखे हुए होते हैं। मैनेजर जिन्हो से कहते हैं इन आर्मर्स में से कुछ पसंद कर लो, ये सारे आर्मर फायर प्रूफ हैं, ये तुम्हें फायर से बचाएंगे। जिन्हो कहता है तुमने कहा कि ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, फिर तुमने इन्हें शीशे के गिलास के अंदर क्यों रखा है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये चोरी हो जाएंगे? यहाँ पर तो सिक्योरिटी का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। जिस पर मैनेजर जिन्हो से कहता है ये तुम अपने सामने जो गिलास देख रहे हो ये सिर्फ दिखने में ही कमजोर है, लेकिन ये ग्लास मैजिकल पावर से म्यूट किए गए हैं। यहाँ तक कि एक ए रैंक का हंटर अपनी फुल पावर लगाकर इस पर अटैक करे तब भी ये ग्लास नहीं टूटेगी।
जिस पर जिन्हो मैनेजर से कहता है क्या सच में ऐसी बात है। मैनेजर जिन्हो से कहते हैं अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम यहाँ पर हिट करके देख सकते हो। मैनेजर जिन्हो से कहते हैं अगर तुमने इस गिलास को एक ही हिट में तोड़ दिया तो तुम अपने आर्टिफैक्ट को यहाँ पर रख सकते हो। जिन्हो महसूस कर रहा था कि उस गिलास से मैजिकल एनर्जी निकल रही है, लेकिन ये मैजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा भी नहीं है। जिन्हो कहता है ये मैनेजर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जिसके बाद जिन्हो अपने पावर को रिलीज करते हुए अपना पंच बना लेता है और शीशे पे मारने लगता है। मैनेजर जिन्हो को देख के कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। अगर तुमने इस गिलास को तोड़ दिया तो हंटर गिल्ड के हंटर यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमारी ये सारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी का जिम्मा हंटर्स गिल्ड वालों की है। मैनेजर जिन्हो की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं ये तो एक मैच क्लास का हंटर है, फिर इसके पंच में इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। मुझे तो लगा था कि ये इस गिलास को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिसके बाद जिन्हो मैनेजर से पूछता है क्या यहाँ पर कोई नाइफ या डैगर वगैरह मिलेगी। मुझे उन चीजों की भी जरूरत है और मुझे वो भी चेक करना है। जिसके बाद मैनेजर वहाँ पर एक और मैनेजर को बुलाते हैं जो कि डैगर वगैरह को लोगों को दिखाता है। वो मैनेजर जिन्हो को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। मैनेजर उस गिलास की तरफ देखते हैं तो उस गिलास में क्रैक पड़ गए होते हैं। ये देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के ने इसको टच भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस गिलास के ऊपर क्रैक पड़ गया। अगर वो इसे पंच मार दिया होता तो इस गिलास का क्या होता वो तो मुझे भी नहीं पता है। जिन्हो वेपन स्टोर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक नाइफ को पसंद करता है। जिन्हो उस स्टोर कीपर से कहता है जो कि वहाँ का मैनेजर है। जिन्हो से पूछता है कि ये नाइफ कितने का है, जिस पर वो मैनेजर कहता है ये 30 मिलियन वॉन का है। जिन्हो कहता है ये मेरे नाइफ से बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। हालांकि इसके टेस्ट भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं, फिर भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जिन्हो अपने स्टोर में से नाइट किलिंग नाइफ निकालता है और उसे दिखाता है। जिन्हो उस मैनेजर से कहता है ये नाइफ कितने का होगा। वो स्टोर कीपर उसे अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है और इसे बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। स्टोर कीपर उस नाइफ को चेक करने के बाद जिन्हो से कहता है ये कम से कम 100 मिलियन वॉन्स का तो होगा। जिन्हो उस नाइफ का दाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस डैगर को मैंने अपने स्टोर से 2.8 मिलियन गोल्ड का खरीदा था, क्या ये रियल वर्ल्ड में 100 मिलियन वॉन्स का बिकता है। साथ ही जिन्हो सोचता है मिस्टर किम की तलवार जो उसके पास पहले थी वो इतना ज्यादा खास नहीं था, लेकिन उसकी कीमत भी 3 मिलियन वॉन्स थी और जिन ने जो बॉडी आर्मर्स पहने हुए थे वो भी 100 मिलियन वॉन्स का होगा। जिन्हो कहता है अगर मैं स्टोर से खरीदी हुई चीजों को रियल वर्ल्ड में इतना दाम में बेच सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस क्रिस्टल को यहाँ पर बेचना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर अभी भी परेशान बैठे होते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को अभी तक इस बात को समझ नहीं आ रही थी कि एक हंटर जो कि अपने आप को ग्रो कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को ग्रो कैसे कर सकता है। यूनहू कहते हैं कि जब मैं अपने बीस्ट मूड में होता हूँ मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है, किसी के भी एबिलिटीज को देख सकती है। जब रेड गेट इंसिडेंट में जिन्हो से जब मैं मिला था तब वो मुझसे कमजोर था, लेकिन कल जब मैं उससे मिला तब वो मेरे जैसे 2 को भी हरा सकता है, वो भी बहुत आसानी के साथ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो रोजाना ग्रो करता है? आखिर उसकी स्ट्रेंथ रोजाना कैसे बढ़ती जा रही है? कल उसकी पावर देखकर मैं उसके सामने बेवकूफ लग रहा था कि मैं उसे अपने गिल्ड में हायर करना चाहता हूँ, लेकिन जितनी उसके पास पावर है उससे वो अपना खुद का गिल्ड क्रिएट कर सकता है। उसे कोरिया के टॉप 5 गिल्ड को ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो इसी तरह ग्रो करता रहा तो वो एक दिन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो अकेला ही टॉप 5 गिल्ड से ताकतवर हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने और चोई जोंग ने अपने टाइम को वेस्ट किया है उसे अपने गिल्ड में लाने के लिए, लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड मैनेजर अभी भी हार नहीं मानते हैं। वो कहते हैं चाहे गिल्ड मास्टर ने पीछा करना उसका छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मैं संग जिन्हो को अपने गिल्ड में लेकर ही आऊंगा, मुझसे जो हो सके मैं वो करूंगा, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। वो मैनेजर जल्दी से जिन्हो के अपार्टमेंट के बाहर चला जाता है। वो जैसे उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। ये देखकर मैनेजर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हम उससे मिल पाएंगे आज, यहाँ पर तो पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ है। जिन्हा अपने खिड़की से बाहर झाँक कर देख रही होती है। वो जिन्हो से कहती है रिपोर्टर्स तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनमें से एक रिपोर्टर जिन्हा को झांकते हुए देख लेता है। वो बाकी सबसे कहता है जल्दी से ऊपर की तरफ देखो। तभी वो सारे अपने कैमरास को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। जिन्हा जल्दी से नीचे बैठ जाती है। जिन्हा से कहता है क्या मैं नीचे जाकर उन रिपोर्टर से कहूँ कि हमें अकेला छोड़ दो, जिस पर जिन्हा उससे कहती है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। पहले से इंटरनेट में तुम्हारी बहुत ज्यादा बुराई हो रही है क्योंकि तुमने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया था।
एसोसिएशन के बाहर तुम जल्दी से गायब हो गए थे। जिन जिन्हा से कहता है लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कि सब लोग मेरे बारे में ऐसा बातें कर रहे हैं। जिस पर जिन्हा उससे कहती है तुमने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया और उनके किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया। अब इससे ज्यादा बुरा उन लोगों के साथ तुम क्या करोगे। उसी टाइम उनके दरवाजे में नॉक होना शुरू हो जाती है। ये सुनकर जिन्हा जल्दी से छुप जाती है और कहती है मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच गए हैं। जिन्हो कहता है मैं अभी जाकर इनको सबक सिखाकर आता हूँ। जिन्हो जल्दी से दरवाजा खोलता है और कहता है क्या तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हो। लेकिन वो सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ रिपोर्टर्स नहीं बल्कि जिन होता है। जिन ने अपना बैग पहना होता है और जिन्हो के सामने खड़ा होकर रो रहा होता है। यू जिन रोते हुए जिन्हो से कहता है मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ। जिस पर जिन्हो जिन से कहता है लेकिन तुम अपने फादर के साथ रहते ही कहाँ थे, तुम तो अपने अलग घर में रहते थे। जिस पर जिन कहता है जिस घर में मैं रहता था वो भी मेरे फादर के नाम का था, उन्होंने मुझे उस घर से भी निकाल दिया, इसलिए मेरे पास रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं थी। मैं अपना बैग उठाकर यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है। जिन वो सामने से दरवाजा बंद कर देता है। तभी जिन से कहती है ब्रदर ये कौन है, क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है? जिन वो दरवाजा बंद करते हुए कहता है नहीं, मैं इसको नहीं जानता हूँ, आखिर ये है कौन। जबकि यू जिन बाहर से दरवाजा पीट रहा होता है और कहता है प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, मैं कहाँ पर रहूंगा। जबकि उसी टाइम यू जिन के फादर का सीन दिखाया जाता है। यू जिन की मॉम उससे कहती है आपको नहीं लगता है कि आपने हमारे बेटे के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया? जिस पर जिन के फादर कहते हैं अगर उसे आजादी चाहिए उसे अपने स्ट्रेंथ हासिल करनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि वो आखिर जिन्हों के पीछे क्यों पड़ गया है। मैंने उससे कहा भी कि वो गिल्ड को संभाल सकता है, लेकिन फिर भी वो जिन्हों के गिल्ड को संभालना चाहता है। साथ ही यू जिन के फादर अपने चेहरे पर हाथ रखते हैं। वो कहते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। उनकी वाइफ उनसे कहती है क्या हुआ? जिस पर जिन के फादर कहते हैं मुझे तुम्हारा चेहरा डबल दिख रहा है, और साथ ही वो नीचे गिर जाते हैं। यू जिन की मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 35 की एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है, प्लीज ये वीडियो एंड तक देख के जाओ। तो कल मैंने वन पंच मैन के सीजन 1 के ऑल एपिसोड को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया, जिस पर मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं गया, प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों की कमेंट देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई सोलो लेवलिंग की वीडियो अपलोड करो वरना हम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो मेरा बस आप लोगों से एक ही क्वेश्चन है, क्या सोलो लेवलिंग की एपिसोड खत्म होने के बाद आप लोग चैनल को छोड़कर चले जाओगे? कल के वीडियो में आप लोग ये भी कह सकते थे कि भाई वन पंच मैन के सीजन 1 के ऑल एपिसोड को लोगों ने देख रखी है पहले से ही, तो आपको न्यू एनिमी को एक्सप्लेन करना चाहिए। और ऐसे 2-3 लोगों ने बोला भी था। तो भाई आप लोगों को थैंक यू जिन्होंने ये कमेंट किया था। और हाँ गाइस, प्लीज़ कमेंट में बताते जाना कि मैं नेक्स्ट किस एनिमी को एक्सप्लेन करूं। जिस कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं उन्हीं एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ से कमेंट कर देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मैं जब भी एपिसोड को अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।